हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरी पहली वीडियो है। इस चैनल पे मैं एनिमेस, मांगास, मानवास, एनिमे मूवीज, शॉर्ट स्टोरीज ऐसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप यू गाइस विल लव इट एंड एंजॉय इट। Without further ado, let's get started. So, आज जो मैं एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक अवार्ड विनिंग एनिमे है एंड इस एनिमे का नाम है प्रिंसेस मोनोके और इसे जापानीज में मोनोके हिमे नाम से जाना जाता है। ये एनिमे एक हिस्टोरिकल, एडवेंचरस एक्शन फैंटेसी है। हमें फर्स्ट सीन में देखने मिलता है कि घने जंगल में एक लड़का डियर पर बैठकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। उसके डियर का नाम याकुल होता है एंड गाइस इस लड़के का नाम आशिताका होता है। आशिताका अमिशी विलेज का प्रिंस था और वही हमारे कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। आगे रास्ते में आशिताका को अमिशी विलेज की कुछ लड़कियां मिलती है जो उसे बताती है कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, सारे जानवर गायब हो चुके हैं। यह सुनने के बाद आशिताका जंगल को इंस्पेक्ट करने के लिए एक लंबे वॉच टावर पर चढ़ जाता है। टावर के टॉप पर पहले से ही एक बूढ़ा आदमी जंगल पर नजर रखे हुए बैठा होता है और उस आदमी का नाम जी होता है। जी सबको बताते हैं कि इस जंगल में जो भी है वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी जंगल से एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनकी तरफ तेजी से आकर अटैक कर देता है एंड गाइस ये क्रिएचर असल में एक बॉर यानी सुअर था जो किसी स्ट्रेंज और अनरियल वर्म से कवर्ड था। वो वर्म्स बहुत ही क्रीपी थे। क्रिएचर टावर पर अटैक कर देता है। आशिताका किसी तरह बूढ़े आदमी को लेकर नीचे जंप करता है और अपने डियर याकुल को भी उस क्रिएचर के फास्ट अटैक से बचा लेता है। उसके बाद वो क्रिएचर आगे बढ़कर आशिताका के विलेज की तरफ जाने लगता है। तब आशिताका उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। जी चिल्लाकर आशिताका को वार्न करते हुए कहते हैं कि ध्यान रखना और वो तुम्हें कहीं छू ना पाए। दूसरी तरफ वो क्रिएचर विलेजर की लड़कियों की तरफ भागता है। उन्हें बचाने के लिए आशिताका उस क्रिएचर की एक आंख में तीर मारकर उसकी आंख फोड़ देता है जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब उसके क्रीपी वर्म्स आशिताका के हाथ को पकड़ लेते हैं लेकिन आशिताका उस क्रिएचर की दूसरी आंख भी फोड़ देता है जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। उसके हाथ में सारे लगे हुए कीड़े गलने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ विलेज की एक बूढ़ी औरत आती है जिसे सब लोग वाइस एडवाइजर बुलाते हैं। वो क्रिएचर की बॉडी के सामने जाकर सर झुकाकर प्रे करते हुए कहती है, हे नफरत के देवता, कृपया करके अपना गुस्सा हमारे विलेज पर मत दिखाइए। तब वो क्रिएचर मरते हुए उन्हें श्राप देता है, जल्द ही तुम सब पर भी मेरी नफरत बरसेगी और तुम सब भी मेरी तरह तड़पोगे। इसके बाद वो क्रिएचर मर जाता है और उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है। गाइस वाइस वुमन एक फॉर्च्यून टेलर भी थी। अपने स्टोन की मदद से उन्हें पता चलता है कि जिस क्रिएचर ने उन पर हमला किया था वो असल में एक गॉड था जो बहुत दूर वेस्टर्न देश यानी वेस्टर्न डायरेक्शन से आया था। पॉइजन और नफरत की आग ने उसे डीमन बना दिया था। जहां आशिताका के हाथ पर उस डीमन के वर्म्स ने अटैक किया था वहां उसके हाथ में एक अजीब सा इन्फेक्शन हो गया था। वाइस वुमन आशिताका को बताती है कि जल्द ही ये इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और दर्द से तड़प तड़प कर उसकी डेथ हो जाएगी। ये एक कर्स्ड है जो उस बोर गॉड ने उसे दिया है। ये सुन के सारे विलेजर्स डर जाते हैं और वाइस वुमन से पूछते हैं, क्या इस शाप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है? तब वाइस वुमन एक आयरन बॉल दिखाते हुए उन्हें कहती है कि ये बॉल उन्हें क्रिएचर की बॉडी से मिली थी जो बहुत अंदर तक घुसी हुई थी। किसी ह्यूमन ने इस बेचारे बोर गॉड के साथ ये किया होगा। बोर की तड़फ अनबेरेबल थी। इस आयरन बॉल और नफरत की भावना ने एक गॉड को डीमन बना दिया। वाइस वुमन आशिताका से कहती है कि वेस्टर्न डायरेक्शन में जहाँ से वो क्रिएचर आया था शायद वहाँ कुछ गड़बड़ है।
अगर आशिताका वहां जाकर सच का पता लगाए तो शायद उसे अपने कर्ज से मुक्ति पाने का कोई हल मिल जाए। ये सब सुनने के बाद एक एल्डर कहते हैं, हम आखिरी आशिमी है। 500 साल पहले एक कैप्टन ने हमारी पूरी ट्राइब को खत्म कर दिया था। कुछ लोग किसी तरह बच गए, लेकिन वक्त के साथ हमारी ट्राइब धीरे धीरे कमजोर होती गई। अब हमें अपने आखिरी प्रिंस को भी हमेशा के लिए विलेज से विदा करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे गॉड हमारे हालत पर हंस रहे हैं। ये सुन के आशिताका अपने बाल काट लेता है। वाइस वुमन उसे कहती है कि चाहे आशिताका का फ्यूचर और फेथ जो भी हो, लेकिन उनके ट्राइब के लॉज और कल्चर के हिसाब से अब आशिताका उनके लिए हमेशा के लिए मर चुका है। उसके बाद आशिताका अपने डियर याकुल के साथ अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। जब आशिताका विलेज छोड़कर जा रहा होता है तब वही लड़की जिसे आशिताका ने डीमन से बचाया था उसे अपना क्रिस्टल टाइगर देती है और कहती है, ये तुम्हें मुझे कभी भूलने नहीं देगा और साथ ही तुम्हारी रक्षा करेगा। देन आशिताका वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। ट्रैवल करते करते आशिताका एक गांव पहुंचता है जहां कुछ समुराय गांव वालों पर हमला कर रहे होते हैं। गांव वालों को बचाने के लिए आशिताका अपना तीर समुराय पर चलाता है, लेकिन तीर छोड़ते ही आशिताका के लेफ्ट हैंड में अजीब मूवमेंट होने लगता है, जिससे उसके हाथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। जैसे ही उसका तीर एक समुराय को लगता है, उस समुराय के दोनों हाथ सीधे कट होकर अलग हो जाते हैं। ये देखकर आशिताका और बाकी समुराय दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बाकी समुराय भी आशिताका पर अटैक कर देते हैं, तो आशिताका उन पर भी तीर चलाता है और अनफॉर्चुनेटली सिर अलग हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आशिताका उस विलेज में कुछ राइस खरीदने के लिए जाता है और वहाँ उसे जीगो नामक एक आदमी मिलता है। जीगो पहचान लेता है कि आशिताका 500 साल पहले खत्म हो चुकी आशिमी क्लान का प्रिंस है। आशिताका उसे अपने कर्ज के बारे में बताता है और वो आयरन बॉल दिखाते हुए पूछता है कि क्या जीगो को इस बॉल के बारे में कुछ पता है। जीगो अजीब सा फेस बनाकर बताता है कि वेस्टर्न डायरेक्शन में बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक जगह है जहां ऐसा माना जाता है कि फॉरेस्ट स्पिरिट रहती है और बहुत सारे बीस्ट्स भी। जो भी इंसान वहां जाता है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। अगली सुबह आशिताका उस जंगल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल दूसरी तरफ वेस्टर्न डायरेक्शन के पहाड़ों में कुछ लोग एक लेडी के ऑर्डर पर 2 वुल्फ्स पर फायर कर रहे होते हैं। उसमें से एक वुल्फ पर बैठा होता है। तभी वहां उन दोनों वुल्फ्स की मदर आ जाती है और वो लोगों पर अटैक कर देती है, जिसके वजह से कुछ लोग पहाड़ों से नीचे गिर जाते हैं। वहां खड़ी वो लेडी मदर वुल्फ पर फायर कर देती है, जिससे उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है। मदर वुल्फ भी पहाड़ों से नीचे गिर जाती है। एक आदमी खुश होकर बोलता है, फाइनली हमने उसे मार दिया। लेकिन वो लेडी कहती है, ऐसा मत बोलो, वो एक वुल्फ गॉड है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। नदी के पास आशिताका को पहाड़ों से गिरे हुए 2 लोगों की बॉडीज मिलती है। उनकी सांसें अभी भी चल रही होती है, इसीलिए आशिताका उन्हें किनारे पर ले जाता है। तभी आशिताका को वहां घायल मदर वुल्फ मिलती है, जिसके पास उसके 2 बेबी वुल्फ्स और एक लड़की होती है। ये वही लड़की थी जो पहाड़ों पर बेबी वुल्फ्स के ऊपर बैठकर उन लोगों का सामना कर रही थी। वो लड़की मदर वुल्फ के वुंड से पॉइजन निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी उन्हें आशिताका दिख जाता है। आशिताका झाड़ियों के पीछे से बाहर आकर अपना नाम बताते हुए पूछता है, क्या तुम सब एंशिएंट गॉड हो? फॉरेस्ट स्पिरिट मिलती है। लेकिन वो लड़की अपने वुल्फ्स को लेकर वहां से चली जाती है और जाते जाते आशिताका को कहती है, जहां से तुम आए हो वहां वापस लौट जाओ। तभी आशिताका को पहाड़ों से गिरे आदमी की चीखने की आवाज आती है। वो आदमी अपना नाम कोरुकू बताता है।
कोरुकु एक कोडामा को देखकर डर रहा था। कोडामा एक छोटा सा व्हाइट कलर क्रिएचर था जो बहुत क्रीपी तरीके से अपना सिर घुमा रहा था। आशिताका कोरुको को कोडामा से डरने के लिए मना करता है और कहता है ये एक ट्री स्पिरिट है, इसे यहाँ रहना मतलब फॉरेस्ट हेल्दी है। तभी अचानक बहुत सारे कोडामा वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। आशिताका एक कोडामा से जंगल से गुजरने का रास्ता पूछता है तो वो कोडामा उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगता है। पीछे पीछे बाकी सारे कोडामा हंसते गाते एंजॉय करते हुए उन्हें फॉलो करते हैं। तभी आशिताका को एक बहुत ही डिवाइन डियर दिखता है जिसके 12 सिंग होते हैं। उसकी प्रेजेंस से अचानक आशिताका के कर्स्ड हाथ में अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। वो हाथ आउट ऑफ कंट्रोल होकर जोर जोर से दर्द करने लगता है। आशिताका अपना हाथ पानी में डालकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तब तक वो 12 सिंग वाला डियर वहां से चला जाता है और आशिताका का हाथ भी शांत हो जाता है। उसके बाद आशिताका फिर से उन लोगों के साथ ट्रैवल करने लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे अचानक उसकी बॉडी की सारी थकान गायब हो चुकी हो। कोरुको का हाथ भी पहाड़ों से गिरने की वजह से टूट गया था, लेकिन वो भी अचानक ठीक हो जाता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। और शायद ये सब उस 12 सिंग वाले डिवाइन डियर के वजह से हुआ था। थोड़ी देर में आशिताका कोरुको और उसके साथियों के साथ उसके टाउन पर पहुंचता है जो कि एक आयरन मिल होती है जहां बहुत जोरों जोरों से काम चल रहा होता है। आयरन टाउन के लोग कोरुको को जिंदा देखकर बहुत ही हैरान और खुश हो जाते हैं। कोरुको सबको बताता है कि आशिताका ने उसकी जान बचाई है। गोंजा जो उस टाउन का कमांडर था आशिताका पर थोड़ा डाउट करता है। वो कहता है एक छोटा लड़का फॉरबिडन फॉरेस्ट से जिंदा कैसे लौटा, और वो भी 2 घायल लोगों के साथ। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो वही औरत होती है जिसने मदर वुल्फ पर अटैक किया था। गाइस, इस लेडी को सब लेडी इबोशी बुलाते हैं और वो आयरन टाउन की लीडर है। लेडी इबोशी आशिताका को अपने टाउन में वेलकम करती है। डिनर के वक्त आशिताका को वहाँ के लोगों से पता चलता है कि उनके पिछले टाउन का सारा आयरन खत्म हो चुका था। इसीलिए लेडी इबोशी ने इस माउंटेन से आयरन माइन करने का फैसला किया। लेकिन एक बोर गॉड जिसका नाम नागो था जो इस फॉरेस्ट की रक्षा करता था, लेडी इबोशी का सबसे बड़ा रास्ते का कांटा बन गया था। फिर लेडी इबोशी ने अपने वॉरियर्स के साथ नागो पर अटैक कर दिया और उसे मार मार के जंगल से भगा दिया। उसके बाद लेडी इबोशी ने वहाँ पे आयरन माइन एस्टैब्लिश कर दी। एंड गाइस, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टोरी के बिगिनिंग में जिस बोर ने आशिताका पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि नागो था। इंसानों ने उसे एक गॉड से डीमन बना दिया था। उन्होंने उसका जंगल भी तबाह कर दिया था। इसी वजह से उसको इंसानों से इतनी नफरत हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है। अब आशिताका लेडी इबोशी को नागो से मिला हुआ कर्स दिखाता है, जिसके बाद लेडी इबोशी उसे अपने सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है जहां उनके वेपन डिजाइनर्स काम कर रहे होते हैं। सभी वर्कर्स ने अपनी पूरी बॉडी मम्मी की तरह बैंडेज से कवर कर रखी होती है। लेडी इबोशी आशिताका को अपनी ब्रांड न्यू राइफल दिखाते हुए कहती है, मैंने इसे स्पेशली सारे फॉरेस्ट गॉड्स को मारने के लिए डिजाइन किया है। ये सब देखकर आशिताका गुस्से में लेडी इबोशी से कहता है, पहले तुमने फॉरेस्ट गॉड नागो से उसका जंगल छीन लिया, फिर तुमने उसे डीमन बना दिया और अब तुम और खतरनाक हथियार बना रही हो। तुम और कितनी नफरत इस दुनिया में फैलाना चाहती हो। तभी आशिताका का हाथ फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड अपने आप लेडी इबोशी को मारने के लिए बाहर निकालने लगती है। लेकिन आशिताका किसी तरह अपने हाथ को कंट्रोल कर लेता है। शायद नागो के कर्स में अभी भी उसकी वीर जिंदा थी जो लेडी इबोशी को मारना चाहती थी। मीनवाइल एक बूढ़ा आदमी जो पूरी तरह बैंडेज से कवर था आशिताका को कहता है, तुम लेडी इबोशी से बदला मत लो। गाइस, फिर हमें पता चलता है कि इस आदमी और बाकी सभी बैंडेज्ड वर्कर को लिप्रोसी नाम की एक डेंजरस स्किन थी
लेकिन लेडी इबोशी ही वो इंसान थी जिसने उन लिप्रोसी पेशेंट्स को इंसान समझा, उनका ट्रीटमेंट किया और उन्हें काम दिया। सीन शिफ्ट होता है। लेडी इबोशी आशिताका से कहती है, तुम यहीं रुक जाओ और मुझे सारे फॉरेस्ट स्पिरिट को मारने में मदद करो। एक बार फॉरेस्ट स्पिरिट मर जाए तो सारे एंशिएंट गॉड सिर्फ एक आम जानवर बनकर रह जाएंगे। फिर मैं आसानी से पूरे जंगल को खत्म करके इस दुनिया की सबसे बड़ी आयरन मील बना दूंगी। साथ ही लेडी इबोशी कहती है कि वुल्फ्स के मरने के बाद प्रिंसेस मोनोके भी एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगी। गाइस, प्रिंसेस मोनोके वही लड़की है जो मदर वुल्फ की हेल्प कर रही थी। वो असल में एक ह्यूमन है, लेकिन उसकी परवरिश बचपन से एंशिएंट वुल्फ गॉड ने की थी। इसी वजह से वो खुद को भी जंगल और गॉड का हिस्सा मानती है और उसकी मदर कोई और नहीं, एंशिएंट मदर गॉड वुल्फ थी। लेडी इबोशी आशिताका से कहती है, ऐसा माना जाता है कि फॉरेस्ट स्पिरिट का ब्लड किसी भी चीज को हील कर सकता है। शायद मैं तुम्हारा कर्स भी हील कर सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद आशिताका बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रास्ते में वो मील में काम कर रही औरतों को देखता है और उनकी हेल्प करने लगता है। सारी लेडीज आशिताका को देखकर खुश हो जाती है और थोड़ा बहुत ब्लश भी करने लगती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस मोनोके आयरन टाउन पर अटैक कर देती है। गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो गोलियों से बचती हुई सीधा टाउन के अंदर घुस जाती है। उसका मकसद एक ही था, लेडी इबोशी को जान से मारना। रास्ते में उसकी मुलाकात आशिताका से होती है और वो उस पर भी अटैक कर देती है। आशिताका उसे कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी वहाँ सारे गार्ड्स आ जाते हैं और प्रिंसेस मोनोके एक रूफ टॉप पर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लेडी इबोशी भी आ जाती है। लेडी इबोशी अपने 2 फीमेल गार्ड्स के साथ प्रिंसेस मोनोके को चैलेंज करते हुए कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हरा के दिखाओ। प्रिंसेस मोनोके उनके सामने आ जाती है, लेकिन गाइस ये एक ट्रैप था, क्योंकि लेडी इबोशी के गार्ड्स राइफल लेके चुपके से प्रिंसेस मोनोके को चारों तरफ से घेर चुके थे। आशिताका ये सब देखकर प्रिंसेस मोनोके को वार्न करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और सीधा लेडी इबोशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी लेडी इबोशी के गार्ड्स प्रिंसेस मोनोके पर फायर कर देते हैं, जिससे वो रूफ टॉप से गिरकर नीचे आ जाती है और बेहोश हो जाती है। सारे गार्ड्स प्रिंसेस मोनोके को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी आशिताका वहां पहुंच जाता है और उसे होश में लाता है, लेकिन होश में आते ही प्रिंसेस मोनोके आशिताका पर अटैक कर देती है। अपने एक हाथ में नाइफ पकड़कर वो गार्ड्स के बीच से सीधा लेडी इबोशी की तरफ भागती है और दूसरी तरफ लेडी इबोशी ने भी अपनी स्वॉर्ड छुपा रखी होती है। देन उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर आशिताका भी गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और उसके कर्स्ड हाथ से डेविलिश पावर निकल रही होती है। उसी बीच कमांडर गोंजा अपनी तलवार से आशिताका पर हमला कर देता है, लेकिन कमांडर की स्वॉर्ड अपने आप बेंड हो जाती है। आशिताका सारे गार्ड्स को बिना कुछ किए क्रॉस करते हुए सीधा लेडी इबोशी और प्रिंसेस मोनोके को रोकने की कोशिश करता है। प्रिंसेस मोनोके आशिताका के कर्स हाथ को काट देती है। तभी आशिताका के हाथ से वो डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये सब देखकर प्रिंसेस मोनोके और बाकी गांव वाले डर जाते हैं। आशिताका गांव वालों को दिखाते हुए कहता है कि नफरत ऐसी दिखती है, फियर एंड एंगर इसे और बढ़ा देते हैं। तभी लेडी इबोशी आशिताका पर हमला करती है, लेकिन आशिताका प्रिंसेस मोनोके और लेडी इबोशी दोनों को बिना मारे बेहोश कर देता है। आशिताका लेडी इबोशी को टाउन के लोगों के हवाले कर देता है और प्रिंसेस मोनोके को लेकर चुपचाप आयरन टाउन से बाहर जाने लगता है। लेकिन एक लेडी आशिताका से कहती है कि लेडी इबोशी पर इतना जुल्म करने के बाद वो इतनी आसानी से वहां से नहीं बाहर जा सकता। अगर आशिताका ने एक भी कदम बाहर की तरफ बढ़ाया तो वो उसे शूट कर देगी, पर आशिताका उसकी बात इग्नोर करते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। वो लेडी आशिताका पर शूट करने से घबरा रही थी, पर गलती से राइफल का ट्रिगर दब जाता है और बुलेट आशिताका के आर पार हो जाती है।
गोली लगने के बावजूद आशिताका चलता रहता है और उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा होता है। ये सब देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। आशिताका जैसे ही गांव के बाहर निकलता है उसकी तरफ बेबी वुल्व्स गुस्से में आते हैं, लेकिन आशिताका उन्हें शांत करते हुए कहता है, तुम्हारी प्रिंसेस मेरे पास सुरक्षित है। उसके बाद आशिताका याकुल को बुलाता है और प्रिंसेस मोनोके को लेकर वुल्व्स के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। उनके पीछे बेबी वुल्व्स भी उन्हें फॉलो करते हैं। कुछ देर बाद प्रिंसेस मोनोके को होश आ जाता है, लेकिन तब तक आशिताका की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो याकुल से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, बेबी वुल्व्स आशिताका पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रिंसेस मोनोके उन्हें रोकती है और कहती है, ये मरने वाला है। प्रिंसेस मोनोके आशिताका से पूछती है कि उसने लेडी इबोशी को मारने से क्यों रोका। प्रिंसेस मोनोके आशिताका से पूछती है कि उसने लेडी इबोशी को मारने से क्यों रोका। इस पर आशिताका कहता है कि वो बस प्रिंसेस मोनोके की मदद करना चाहता था। इसके जवाब में प्रिंसेस मोनोके कहती है कि वो मरने से नहीं डरती, वो तो ह्यूमंस को फॉरेस्ट से दूर भगाना चाहती है। फिर प्रिंसेस मोनोके आशिताका को मारने के लिए उसकी स्वॉर्ड निकालती है और उसके गले पर रख देती है। तभी आशिताका उसे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर मोनोके हैरान हो जाती है और घबराकर पीछे हट जाती है। तभी वहाँ पर एप्स का झुंड आ जाता है और कहता है कि इस ह्यूमन को उनके हवाले करा दिया जाए, लेकिन वुल्व्स उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। उसी वक्त प्रिंसेस मोनोके आशिताका को नदी के उस पार ले जाती है और आशिताका के पास एक प्लांट रखकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही जायंट ट्रांसल्यूसेंट क्रिएचर को देखते हैं जो किसी ह्यूमन की तरह चल रहा होता है। गाइस, यही फॉरेस्ट स्पिरिट थी। वहाँ पर मौजूद कोडामास फॉरेस्ट स्पिरिट को देखते हुए अपना सिर हिलाने लगते हैं। वहीं हमें जिगो अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर छुपे हुए दिखता है। जी हाँ, वही जिगो जिसने आशिताका को इस जगह के बारे में बताया था। दोस्तों, असल में यहाँ के एम्परर का मानना था कि फॉरेस्ट स्पिरिट का सर खाने से वो हमेशा के लिए अमर इमोर्टल हो जाएगा। जिगो और उसकी टीम वेस्टर्न डायरेक्शन के सबसे खूंखार शिकारी थे, इसीलिए एम्परर ने जिगो को फॉरेस्ट स्पिरिट का सर लाने के लिए हायर किया था। जिगो बताता है, ऐसा माना जाता है कि रात के समय फॉरेस्ट स्पिरिट इस विशाल नाइट वॉकर में कन्वर्ट हो जाती है और सुबह होते ही वापस नॉर्मल होकर 12 सींग वाले डियर में बदल जाती है। तभी फॉरेस्ट स्पिरिट नाइट वॉकर से वापस कन्वर्ट होकर फिर से 12 सींग वाले डियर के रूप में आ जाती है और आशिताका के पास प्रिंसेस मोनोके ने जो प्लांट लगाया था उसके पास पहुंच जाती है। सो गाइस, जिस डिवाइन 12 सींग वाले डियर को आशिताका ने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि फॉरेस्ट स्पिरिट थी। फॉरेस्ट स्पिरिट उस प्लांट को छूती है और वो प्लांट तुरंत मर जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट स्पिरिट एक गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ होती है।